तो दोस्तों आज कावेरी नदी तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कावेरी नदी तंत्र के बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले तो हम इस मैप को देखेंगे और मैप के जरिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारी कावेरी नदी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और ये देखिए आप दोनों पुदुचेरी है। ये पुदुचेरी यहीं से होके यहीं पे आके इसका एंड होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये पुदुचेरी हो गया। और अगर हम इसके उद्गम की बात करें, उद्गम से पहले हम कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। पहली चीज तो ये तमिलनाडु में पौनी के नाम से फेमस है और दूसरी चीज दक्षिण गंगा, आप सभी जानते होंगे, दक्षिण गंगा के नाम से ये फेमस है। और दक्षिण भारत की ये चौथी सबसे बड़ी नदी है। चौथी सबसे बड़ी नदी है, याद रखना, भूलना मत कभी। और इसका उद्गम की अगर हम बात करें तो आ जाइए इस मैप पे हम देखते हैं और इसी मैप को हम अध्ययन करके सब कुछ सीख लेते हैं इसी में। तो अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये आप वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं हिंदी में। तो दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाटों में स्थित कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं पे ये ताल कावेरी है। क्या नाम है? ताल कावेरी, और कावेरी के नाम से ही है, तो इस वजह से हमें इसे याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ताल कावेरी से ये निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पुदुचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये देखिए आपका ये पुदुचेरी है और यहीं से आके ये बंगाल की ये बे ऑफ बंगाल है, आपका बे ऑफ बंगाल, यहीं पे आके ये गिर जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये ताल कावेरी से निकली और आके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये हो गई लेफ्ट से ट्रिब्यूटरी, जैसे कि हरंगी हो गया, हेमवती हो गया, शिमशा हो गया, अर्कावती हो गया। और राइट से अगर हम बात करें तो लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, मोयार, तो ये सब क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। आइए हम इसको मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मैप है और ये आप देख रहे हैं, पहले तो आपको मैं लेफ्ट वाली बता देता हूँ सारी, जैसे कि हेमवती हो गया, यहीं से आपकी ये क्या कहते हैं, ये हारंगी रिवर जो आपने देखा है ये भी आके लेफ्ट से मिलती है ना। तो हेमवती है, तो हेमवती पे कौन सा डैम बना हुआ है? हेमवती डैम बना हुआ है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कावेरी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? कृष्णराज सागर डैम बना हुआ है। और ये लक्ष्मण तीर्था नदी आगे राइट साइड से मिल जाती है यहाँ पे। तो आइए हम लेफ्ट की बात कर रहे थे, तो लेफ्ट में और कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर की शिमशा नदी और फिर ये भूरे कलर की अर्कावती नदी आके इसमें मिल जाती है। और अगर हम बात करें कि राइट साइड से, तो लक्ष्मण तीर्था हो गया, काबिनी नदी, काबिनी डैम भी बना हुआ है इस पे, और सुवर्णवती नदी हो गया, ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही है सुवर्णवती नदी। और भवानी रिवर पे भवानी डैम बना हुआ है। अगर हम बात करें और भी नदियों की तो नोयल नदी भी आती है, ये भी आके राइट साइड से मिलती है। और अमरावती नदी भी मिलती है और कुदावनार नदी भी आके इससे मिल जाती है। ठीक है, तो आप इन सब नदियों को देख चुके हैं। और ये साराबेंगा नदी भी है और मेट्टूर डैम भी बना हुआ है। मेट्टूर डैम कहाँ है? तमिलनाडु में है और ये भी कावेरी नदी पे बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम डैम की बात करें तो डैम में एक काला नाई डैम भी है, काला नाई डैम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड एनीकट डैम, एनीकट, CUT कट, एनीकट डैम। और ये काला नई डैम अर्थात ग्रैंड एनीकट डैम जो है, ये क्या है? ये ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ये ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, डैम ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, इसको किसने बनवाया था? तो चोल वंश के राजा थे, चोल वंश के राजा थे, उनका नाम था करिकलन, जिन्होंने ये डैम बनवाया था और ये भारत का सबसे पुराना डैम है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया। और भी है, शिव समुद्रम डैम भी यहाँ पे बहुत फेमस है, शिव समुद्रम डैम भी है जो कि बहुत ही फेमस है और 101 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी कावेरी नदी पे ही है, शिव समुद्रम डैम। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि काला नई डैम है कहाँ, तो आप जरूर बता दीजिएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। हम लोगों ने अभी तक डैम और ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा, अब थोड़ा सा लोकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं जो इस मैप में है। जैसे कि आप वेस्टर्न घाट देख रहे हैं,
इधर वेस्टर्न घाट है, तो इधर कौन सा घाट होगा? ईस्टर्न घाट होगा। और ये नीलगिरी है जो कि बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। कोयम्बटूर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, अन्नामुदी और ये अन्नामलाई जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और पलानी हिल्स हो गया, और ये नल्लामलाई हो गया, नागरी हिल्स हो गया। इन सब के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके अदर चीज़ों पे, जैसे कि इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ लेंथ कितनी है इसकी? तो 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर हम इसके किनारे शहर की बात करें तो उसमें मैसूर हो गया, आपका मैसूर पड़ता है इसके किनारे, श्रीरंगपट्टनम पड़ता है, श्रीरंगपट्टनम ये सब पड़ता है, कावेरी पट्टनम पड़ता है, और भी हैं बहुत सारे, तंजावुर पड़ता है। ये सब फेमस हैं। और ये अगर आपसे पूछ ले कि कावेरी नदी के किनारे बसे शहर के बारे में बताइए, तो आप इनका अगर ऑप्शन होगा तो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और भी हो गया तिरुचिरापल्ली, आपका हो गया, ये भी कावेरी नदी के किनारे ही स्थित है, तिरुचिरापल्ली। तो दोस्तों आइए जानते हैं कावेरी जल विवाद के बारे में। कावेरी जल विवाद क्या है और कहां से उत्पन्न हुआ? तो हमारी जो कावेरी नदी है वो उसका उद्गम कर्नाटक से होता है, और केरल से आने वाली सहायक नदियों के साथ यह तमिलनाडु से होकर बहती है तथा पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसलिए विवाद कहां से उत्पन्न होगा? 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के मध्य। उसमें 3 राज्य में कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ये आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई। इसके मध्य ये विवाद उत्पन्न होता है। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके इतिहास के बारे में। विवाद की उत्पत्ति तकरीबन 150 वर्ष पूर्व यानी 1892 और 1924 के मध्य हुई। इसमें क्या हुआ कि मैसूर मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी के मध्य मतलब मध्यस्थता के 2 समझौते हुए, जिसमें कहा गया, इस समझौते में यह सिद्धांत निहित था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण, जैसे कावेरी नदी पर कोई जलाशय बनाने इत्यादि गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ऊपरी तटवर्ती राज्य हैं उनको नीचे तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होगी, तभी ये संभव है। अब क्या होता है, आगे घटनाक्रम जब बढ़ता है तो 1974 के बाद, कब? 1974 के बाद कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना ही 4 नए जलाशय से पानी मोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप ये क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1990 में एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसकी क्या हुई, स्थापना की गई। 17 वर्ष बाद यह निर्णय दिया गया कि कावेरी नदी के जल को सामान्य वर्षा की स्थिति में 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिए। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और कब किया, ये किस अधिनियम के तहत किया गया था अगर आपसे पूछ लेता है, तो ये अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत किया गया था। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं न्यायाधिकरण के निर्णय के मुताबिक क्या हुआ। कम वर्षा की स्थिति में अनुपातिक आधार का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय को 6 वर्ष बाद 2013 में आदेश अधिसूचित किया। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि इससे कर्नाटक को तत्काल तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय जो था वो कब आया? 2018 में आया। 2018 में इसका अंतिम निर्णय आया, जिसमें न्यायालय ने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। क्या घोषित किया? राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। और सीडब्ल्यूडीटी द्वारा जल बंटवारे हेतु अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा तथा कर्नाटक से तमिलनाडु को किए जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो कर्नाटक है, इधर मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा आगे आके मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक को क्या हुआ, 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट, तथा तमिलनाडु को, ऐसे ही तमिलनाडु को 404.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट, केरल को
केरल को कितना 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट और पुदुचेरी को 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट जल प्राप्त होगा। मतलब इन्होंने इसमें यह निर्णय दे दिया और इस विवाद का निपटारा हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को जरूर बताइए कमेंट करके। और हम लोगों ने कावेरी जल विवाद के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये ग्रैंड एनीकट जो मैंने बताया था इसकी लोकेशन ये है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है यहीं पे, जिसको हम लोग काला नई के नाम से जानते हैं, काला नई। तो ये जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का कि आपने वीडियो देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में